हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपन देखेंगे ईथर मैंने बुक साइड देख रहे थे उनकी, आज अपन देखेंगे केमिकली रिएक्शंस, यानी कि अपन ने इनके प्रिपरेशन की मेथड्स देख लिए थे कि किस तरीके से ईथर का निर्माण किया जाता है। आज अपन देखेंगे यहाँ केमिकल रिएक्शंस, है ना, ईथर की केमिकल रिएक्शन, या कह सकते हैं कि ईथर से और क्या क्या बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस, फर्स्ट रिएक्शंस ले रहे हैं हेलोजनीकरण। ओके, अब आपके जो हेलोजनीकरण मेथड है दो तरीके से होता है ना। एक हेलोजनीकरण अगर नॉर्मल यानी कि अंधेरे में किया जाता है तो कैसे बनता, कोई भी कंपाउंड बनेगा, या उजाले में करेंगे तब क्या होगा, है ना। तो दो तरीके से, यानी कि या तो सनलाइट में या अपन अंधेरे में यानी डार्क में, दो कंडीशन अप्लाई करके हेलोजनीकरण करते हैं तो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। ओके, तो फर्स्ट है, अगर अपन अंधेरे में करवा रहे हैं ना, अंधेरे में, अगर अंधेरे में हेलोजनीकरण करवा रहे हैं, मान लो ये आपका ईथर CH3CH2, तो इसके अंदर अगर हेलोजनीकरण करवा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से एक H यानी कि -HX तो बाहर निकल जाएगा। कहाँ से निकलेगा, यहाँ से अल्फा पोजीशन से। अल्फा ये हो गया अपना, इधर से अल्फा हो गया, तो अल्फा पोजीशन से क्या हो जाएगा, एक HX बाहर निकल जाएगा। देखो यहाँ अगर X की यूनिट्स आप कर लेना ही कितनी हो रहा है, कितना कंपाउंड में ले रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, एक HX बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा, CH3 CHX और ऑक्सीजन CHX और ये CH3। तो यहाँ टू मॉलिक्यूल्स तो HX के बाद, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स आपके पास HX के बाहर निकल गए, तो अपन ने यूज कितने किए, तो 4 HX अपन ने यूज किए हैं यहाँ। तो ये अपना हो गया अल्फा अल्फा डाईईथर। ओके, डाईएल्किल ईथर बन गया अपने पास, अल्फा अल्फा डाईएल्किल ईथर, अल्फा अल्फा डाईएल्किल अल्फा अल्फा डाई एथिल ईथर, यानी कि दो अपने पास एथिल ग्रुप है, एथिल है ना, तो उनके बाद बीच में क्या है, ईथर है। तो अपन इस तरीके से डिनोट कर दिया कि अल्फा अल्फा हेलोजन, अल्फा अल्फा डाई हेलोजन, जो भी आपका हेलोजन होगा उसका नाम लिख देना, हेलोजन एथिल ईथर। ओके, तो ये अपना कंपाउंड बन गया अपने पास, अल्फा अल्फा पर अपने पास रिएक्ट करता है। अब आपके बात आती है कि ये तो अगर सनलाइट में किया जाए, यानी कि अगर आपके पास किसी भी रिएक्शंस के अंदर अगर ऐसे दे दे कि आपको ईथर का हेलोजनीकरण करवाना है, ईथर के हेलोजनीकरण करवाने पर आपको यहाँ क्या हो, ना तो H, अगर यहाँ ये वर्ड ना दे तो यहाँ से आपको आइडिया लगाना होगा कि होगा क्या, या तो H होगा या आपके पास डेल होगा। ओके, तो या तो क्या होगा कि सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, या अपन क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं उसे, है ना। तो दोनों कंडीशन अगर आपको ना दे तो आपको इसी तरीके से क्या होगा, क्या करना होगा, प्रोडक्ट का निर्माण करना होगा। अगर आपके पास ये दोनों वर्ड आ जाए कहीं भी, या एक आ जाए इनमें से, या तो नहीं हो जाए या डेल आ जाए, तो इनको देखकर आपको आइडिया लगाना है कि ये क्या हो रही है, आपके लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस हो रही है। अगर यहाँ हेलोजन की जगह क्या करें, इस तरीके से डेल रिप्रेजेंट किया कर रहा है, किया है, या H म्यू दे रखा है, तो आपको समझना है कि ये क्या है, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो आपको क्या करना है कि जितने भी H है आपके ईथर के अंदर, जितने भी H हैं उनको क्या करना है, HX के साथ एलिमेंट कर देना है, यानी कि HX के रूप में उन्हें बाहर निकाल देना है और उनकी जगह आपको क्या करना है, हेलोजन ऐड करना है। तभी ये रिएक्शंस क्या होगी, यानी कि इनमें क्या होगा, जितने हाइड्रोजन होंगे वो आपके क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ हाइड्रोजन की जगह क्या होगा, हेलोजन ऐड हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ क्या करना है आपको, या तो देगा सनलाइट की प्रेजेंस में, और अगर नहीं दे तो आपको केवल इस साइन से देखना है कि होगा क्या इसमें। इस तरीके से अगर आपके पास ईथर है तो उसकी रिएक्शन हेलोजन की प्रेजेंस में है, एंड मॉलिक्यूल्स हेलोजन, यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स आपके हेलोजन के काम है उतने देखो। अभी देखते हैं CH Cl3, मान लो Cl ले लिया, क्लोरीन ले लिया, ओके, Cl2, यहाँ क्या हो जाएगा CCl2 ऑक्सीजन, CCl2 और ये हो गया
Cl3। ओके, कितने मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं? 3 6 3 4 5 6 7 8 9 10 यूज हो रहे हैं, तो 10 Cl2 और यहाँ से कितने हो गए? 10 HCl बाहर निकल गए। ओके, तो यहाँ 10 20 हो गए, 20 क्लोरीन लिए, 20 क्लोरीन के यूज हो रहे हैं। ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है? सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। ओके, तो इस तरीके से अपने को क्या करना है? रिएक्शंस को देखना है पहले कि किसकी प्रेजेंस में हो रही है, तभी अपने को क्या करवाना है? हैलोजनी करवाना है। अब करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, जल अपघटन। ओके, जल अपघटन में क्या करवाना है कि वाटर के साथ रिएक्शंस करवानी है। ईथर की अगर वाटर के साथ रिएक्शंस करवाएं, CH3 और CH3, है ना, ईथर की रिएक्शंस वाटर के साथ करवाएं तो क्या बनेगा? आपके अल्कोहल बनेगा। अगर आप इसे यानी ब्रेक कर रहे हो तो ये किसमें ब्रेक होगा? H+ और OH- में होगा। और यहाँ से भी क्या होगा? अगर ये इसमें ब्रेक हो रहा है, यानी कि ये बॉन्ड इस तरह मूव कर रहा है, तो इसमें क्या होगा? CH3+ और यहाँ क्या हो जाएगा? CH3O-। अब ये इसमें से ये रिएक्ट इससे करेगा और ये इससे करेगा, तो दो मॉलिक्यूल्स आपको क्या मिल जाएंगे? अल्कोहल के मिल जाएगा, मेथनॉल बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अगर अपन ईथर की रिएक्शंस वाटर की प्रेजेंस में करवा रहे हैं तो अल्कोहल प्राप्त होता है। ओके, अब अपने पास कंडीशन क्या है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अगर आपके पास साइक्लिक ईथर है ना, साइक्लिक ईथर का हैलोजनीकरण करवाएं। एक मिनट, अगर साइक्लिक ईथर का अपन क्या करवाएं? हैलोजनीकरण करवाएं। ये है मान लो साइक्लिक ईथर, ये साइक्लिक ईथर है, उसका हैलोजनीकरण करवा रहे हैं HI की प्रेजेंस में। ओके, तो HI, तो यहाँ से क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और यहाँ आयोडीन ऐड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास? ये हो गया आयोडीन। ओके, और यहाँ से क्या होगा? -H2O बाहर निकल जाएगा। ओके, तो अगर साइक्लिक ईथर की रिएक्शंस करवा रहे हैं हेलोजन्स के साथ तो अपने पास क्या बन जाएगा? आयोडीन ऐड हो जाएगी, वाटर रिमूव हो जाएगा। ओके, तो अब अपने पास क्या है? साइक्लिक से एक मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहा है, क्योंकि चेन नहीं है आपके पास, क्या है? रिंग में प्रेजेंट है। जब रिंग में प्रेजेंट होता है कोई भी, है ना, तो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर रिमूव हो जाता है। ओके, तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस। नेक्स्ट रिएक्शंस देखेंगे अपन। नेक्स्ट रिएक्शन में देखते हैं, अगर HI की रिएक्शन से अगर साइक्लिक में ना करोगे, चेन में करोगे, तो क्या होगा आपके पास? CH3 मान लो ये है CH2 ऑक्सीजन। अगर इसकी रिएक्शन HI की प्रेजेंस में करवाएंगे ना, तो क्या होगा? यहाँ से कोई वाटर रिमूव नहीं होगा, क्योंकि साइक्लिक चेन में क्या होगा? ब्रेक होगी। अगर ओपन चेन है, अगर आपके पास जो ईथर है वो ओपन चेन में है, यानी कि एक चेन के अंदर है और एक अगर साइक्लिक में है, दोनों कंडीशन एक साथ ही लिख देती हूँ मैं। ओके, अगर इनमें प्रेजेंट है तो आपको क्या करना है? एक तरफ यहाँ से क्या होगा? हेलोजन्स का निर्माण हो जाएगा, I। ओके, इस तरीके से। लेकिन इसमें क्या होगा? अगर ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है, क्या होगी? चेन ब्रेक होगी। चेन ब्रेक होगी तो ये क्या होगा? माइनस चार्ज इस पे आएगा, माइनस चार्ज इस पे आएगा, तो यहाँ से क्या होगा? H+ में ब्रेक होगा और ये I- में होगा, यानी कि आयोडीन माइनस में होगा। तो ये तो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये इसके साथ, यानी कि अपने पास एक तो अल्कोहल का मॉलिक्यूल प्राप्त होगा, एक अपने पास हैलाइड का मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, जबकि यहाँ केवल क्या होता है कि हैलाइड्स का ही प्राप्त होता है। तो इसमें क्या होगा? आपके इस रिएक्शंस में क्या होगा? आपके CH3 CH2 OH और एक प्राप्त हो रहा है आपके CH3 CH2 और ये आयोडीन। ओके, हेलोजन प्लस अल्कोहल प्राप्त होता है। अगर आप ईथर यानी कि
आपके पास ओपन चेन ईथर है उसकी रिएक्शंस HI की प्रेजेंस में करवा रहे हो तो आपके क्या होगा कि एल्कोहल प्लस हेलाइड मिलेगा। और अगर आप किसी भी साइक्लिक ईथर की रिएक्शंस HI के साथ करवा रहे हो तो वो हेलाइड ही प्राप्त होगा और वाटर रिमूव हो जाएगा। ओके, ये है अपने पास HI की प्रेजेंस में रिएक्शन, यानी कि ईथर के दोनों यानी कि दोनों केसेस में अपन ने ईथर की रिएक्शंस देख ली है। अपने पास अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है कि अगर ईथर की रिएक्शंस अपन क्या करें एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाएं, है ना, कि एसिटिल क्लोराइड है उसके साथ अगर रिएक्शंस करवाएं, है ना, तब क्या होगा अपने पास, अगर एसिटिल क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाए गए, है ना, एसिटिल क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाए। एसिटिल क्लोराइड क्या होता है हमारे पास CH3 COO और ये Cl, इसकी प्रेजेंस में अगर रिएक्शंस करवा रहे हैं तो अपने पास क्या मिलेगा, अपने को मान लो ईथर है, इसके रिएक्शंस करवा रहे हैं इसके साथ एसिटिल क्लोराइड के साथ CH3 COO और Cl। अब ये ब्रेक कैसे होगा, ये माइनस चार्ज में लेके जाएगा और यहाँ से क्या होगा, ये इधर आ गया मान लो, तो कैसे होगा यहाँ से ब्रेक, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा आपका, और इस पे क्या होगा प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अब जो ये है वो इससे रिएक्ट कर जाएगा, है ना, तो अपने पास क्या हो जाएगा CH2 CH3। अब अपने को जो प्रोडक्ट बनेगा एक तो हेलाइड बनेगा और एक एस्टर प्राप्त होगा, CH3 CH2 और ये X यानी कि Cl। ओके, और एक यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास CH3 CH2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3। ये अपना क्या है एस्टर है, तो ये अपने को एस्टर प्राप्त हो गया। ओके, तो दो तरीके से यानी कि एसिटिल क्लोराइड की जब रिएक्शंस करवाते हैं ईथर के साथ तो अपने पास क्या मिलता है, एक तो हेलोजन प्राप्त होता है, हेलाइड प्राप्त होता है, दूसरा अपने को एस्टर प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट अगर एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाएं, यानी कि अगर एसिटिल क्लोराइड की जगह एनहाइड्राइड ले लें, ओके, तब क्या होगा, अगर रिएक्शंस एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाएं, यानी कि CH3 CH2 ऑक्सीजन, इसकी रिएक्शंस करवा रहे हैं एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। ओके, यही होता है एनहाइड्राइड। अगर इसे ओपन करें चेन को तो कैसी बनेगी स्ट्रक्चर इसकी एनहाइड्राइड की, ओके, ये एनहाइड्राइड है, इसे ओपन किया इस तरीके से। अगर मैं इससे इस बॉन्ड को इस तरीके मूव करवा दूं या इसे इस तरफ किसी भी तरफ करवा सकते हो, तो ये तो माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और अगर इसे ब्रेक करवा रहे हैं अपन इस तरीके से तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, तो माइनस के साथ तो ये रिएक्ट कर जाएगा और अपने इसके साथ ये रिएक्ट कर जाएगा। तो अपने पास दोनों ही कंडीशन में क्या प्राप्त होंगे एस्टर, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स आपको क्या होंगे एस्टर के प्राप्त होंगे। कैसे, CH3 CH2 ये लो, दोनों 2 मोल आपको एस्टर के प्राप्त होते हैं। अगर आपका ईथर सिमेट्रिक है तब तो आपको 2 मोल एस्टर के प्राप्त होंगे, अगर एसिमेट्रिक होंगे तो एस्टर ही प्राप्त होगा, लेकिन आपके कार्बन्स की संख्या क्या होगी डिफरेंट होगी। ओके, तो ये रिएक्शन थी एसिटिल क्लोराइड की, सेम थी एसिटिल, देखो अपने HI के साथ करवाई तब भी अपने ब्रेक करने का तरीका एक ही था, अपन एनहाइड्राइड के साथ करवाई तब भी ब्रेक करने का तरीका एक ही था, और एजेंट का ब्रेक करने का तरीका। ओके, और अगर अपन एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तब भी ब्रेक करने का तरीका एक ही था। अब अपन नेक्स्ट रिएक्शंस करवाते हैं, अपचयन करवाएं इसका, है ना, अगर निकिल की प्रेजेंस में अपचयन करवाते हैं, अपचयन में क्या होता है आपके कि जो आपके पास ये ब्रेक होगी तो यहाँ H लग जाएगा, जितनी ऑक्सीजन के पास में H, यानी कि अगर अपचयन किसे कहा जाता है कि हाइड्रोजन का ऐड होना अपचयन कहलाता है। ओके, तो इसी के अंदर अगर अपचयन करवा दें अपन, यानी कि रिडक्शन करवा दें, रिडक्शन करवाएं इस रिएक्शंस के अंदर अपन
निकिल की प्रेजेंस में, जब निकिल की प्रेजेंस, अगर निकिल दे रखा है तो हाइड्रोजन की संख्या लिखना जरूरी नहीं है, आप खुद से सोच सकते हो कि हाइड्रोजन ही आएगा। तो ये किसमें ब्रेक होगा, आपके क्या बनेगा, आपके पास CH3 बन जाएगा, यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास OH CH2 और ये CH3, यानी कि एथेन और एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। ओके, जब अपन किसी भी ईथर की रिडक्शन करवाते हैं निकिल की प्रेजेंस में तो अपने पास एथेन या तो एल्किल समूह प्राप्त होगा या एल्कोहल समूह, यानी कि एल्किल और एल्कोहल समूह प्राप्त होता है। और अगर इसका दहन करवाएं अपन, है ना, दहन करवाने का मतलब क्या है कि जितने भी कार्बन होंगे वो किसमें निकलेंगे, CO2 के रूप में निकल जाएंगे। ऑक्सीजन आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। वाटर प्लस CO2 निकल बनता है दहन में। ओके, कभी कभी ये क्वेश्चंस भी आता है कि मान लो आपके पास क्या हो रहा है, ये कोई एल्किल समूह है, इसका आपको दहन करवाना है। दहन का मतलब क्या होता है कि जितने भी कार्बन है वो इसमें से, अब इसमें से आपको पूछा जाएगा कितने आपके पास मोल CO2 के बाहर निकलेंगे, तो 3 कार्बन है तो 3 ही बाहर निकलेंगे। ओके, तो ये बस आपको आइडिया लगाना है कि 3 CO2 ही बाहर निकलेंगे। अब जितने ऑक्सीजन है उतने ऐड कर दो। ओके, और जितने हाइड्रोजन उसमें से वाटर निकल जाएगा। ओके, तो अगर अपन ईथर का दहन करवाएं, यानी कि ईथर का दहन करवाएं, ये लो CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 और ये CH3, इसका अपन दहन करवा रहे हैं। ओके, वाटर की संख्या, वाटर उसकी ऑक्सीजन की संख्या बाद में लिख लेंगे। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 CO2 बाहर निकल जाएंगे। ओके, और अपने पास कितने हैं, 3 4 6 7 8 9 10 वाटर, यानी कि 10 है तो 5 मॉलिक्यूल आपके क्या होंगे, H2 के बाहर निकल जाएंगे। ओके, तो अब अपने को आइडिया लगाना है कितने ऑक्सीजन काम आ रहे हैं, 4 8 8 5 8 9 10 11 12 13, यानी कि अपने पास आपके 13 ऑक्सीजन काम में आ रहे हैं इसके अंदर टोटल। तो एक ऑक्सीजन तो ये हो गया, और यहाँ कितने लिखने हैं आपको, 6 O2 लिखने हैं, यानी कि 12 ऑक्सीजन आपके मॉलिक्यूल्स काम में आ रहे हैं। तो इस तरीके से अपन किसी भी दहन की रिएक्शंस करवा सकते हैं। दहन की जब जहाँ जहाँ दहन का वर्ड आए, जितने कार्बन है उतने CO2 बाहर निकाल दो, फिर उसमें से हाइड्रोजन देख लो कितने हैं, उसके वाटर मॉलिक्यूल्स बना दो, और साथ में क्या कर दो, जितने ऑक्सीजन अपने को चाहिए उतने ऐड कर दो। ओके, ये हो गई अपनी दहन की। अगर ईथर की रिएक्शंस अगर HI के साथ ही करवाते हैं तो अपने पास क्या मिल रहा था, एक तो अल्कोहल समूह मिल रहा था और एक अपने पास क्या मिल रहा था, हैलाइड समूह मिल रहा था। अगर इस हैलाइड की रिएक्शन, यानी कि इसे जीसल मेथड कहा जाता है, ईथर की टेस्ट के लिए जो अपने मेथड यूज करते हैं उसे जीसल मेथड कहते हैं। ओके, तो उसमें क्या होगा आपके, और अगर अपन इसमें HI के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, मान लो ये हेलोजन है, सॉरी ईथर है, इसकी रिएक्शन HI के साथ करवा रहे हैं तो अपने पास क्या मिल रहा था, एक तो हैलाइड बन रहा था और एक आपके पास क्या बन रहा था, हेलोजन्स बन रहा था। ओके, अगर इसी हेलोजन की रिएक्शन CH3I किसके साथ करवा रहे हैं, AgNO3 के साथ करवा दें, तो ये NO3 तो इसके साथ ऐड हो जाएगा और Ag बाहर निकल जाएगा, यानी कि CH3NO2 प्लस AgI, ये आपकी PPT बन जाएगी, यानी कि प्रेसिपिटेट हो जाएगा ये सॉल्यूशन। एक तरीके से ये क्या है, ईथर के टेस्ट का मेथड है कि ईथर को टेस्ट किस तरीके से किया जाता है कि इसमें ये ईथर है या नहीं है। तो इसमें क्या किया, पहले ईथर की रिएक्शन HI के साथ करवाएंगे, फिर क्या करेंगे अपन इसी में क्या करेंगे, AgNO3 ऐड करेंगे। AgNO3 ऐड करने के बाद में अपने पास AgI की अपने पास PPT प्राप्त होती है, यानी कि अवक्षय प्राप्त होता है। ओके, ये हो गई अपने केमिकल रिएक्शंस ईथर की। अब देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कि किस किस में ईथर यूज किया जाता है। देखो, ईथर हमेशा एज ए सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है। फर्स्ट आपका जो है मोस्टली अपन लैब के अंदर कहाँ यूज करते हैं कि एज ए सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। एक कि ये तेल को है ना डिजोल्व कर लेता है, यानी कि तेल को इसमें घोला जाता है। ओके, जो तेल ये लिक्विड्स हैं, यानी कि जो आपके ऑयली लिक्विड्स होंगे वो डिजोल्व किस में होते हैं, ईथर में डिजोल्व होते हैं। जब गिरनियर रिएजेंट का निर्माण किया जाता है, यानी कि RMGX का निर्माण किया जाता है, तब आपके एक गिरनियर रिएजेंट के अंदर निर्माण करने के अंदर आपके जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है वो आपके क्या होता है, ईथर ही होता है। और ये ईथर आपके परफ्यूम में यूज किया जाता है। साथ में ये क्या किया जाता है, किसी
जाता है। ईथर का उपयोग बेहोश करने के लिए भी यूज किया जाता है। और नेक्स्ट कि इसे तेल की जगह भी यूज किया जाता है, यानी कि जो भी पेट्रोल की जगह अपन ईथर का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गए इसके यूजेस हो गए, ईथर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एपोक्साइड की, एपोक्साइड होता क्या है। ओके, थैंक यू।